नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अहम फैसला लेते हुए फिजिकल और मेंटली अनफिट रहने वाले पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने का फैसला लिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अनफिट पुलिसकर्मियों को आइडेंटिफाई करने और उन्हें रिटायर्ड करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हर जिले में पुलिसकर्मियों को पुलिस सभा के दौरान मेंटली और फिजिकली फिट रहने के महत्व पर जोर दिया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय के फैसले को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में पुलिसकर्मियों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को कहा है कि एक ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची बनाएं जो फिजिकली फिट हैं, यानी स्वास्थ्य के सभी मापदंड पर वो खड़े उतरते हों। फिटनेस में कमी आने पर पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर कराया जा सकता है। साथ ही असाध बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी जबरन सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। इसका मकसद यह है कि फिजिकली और मेंटली रूप से फिट पुलिसकर्मी बेहतर रिजल्ट दे सकेंगे। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य संबंधी अयोग्य पुलिसकर्मियों को आइडेंटिफाई करें और पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें सेवानिवृत्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दें। दरअसल बिहार पुलिस नियमावली में भी आदेश में पुलिस हस्तक 1978 के नियम 809 का उल्लेख किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पुलिसकर्मियों को रिटायर किया जा सकता है। बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अनुसार किसी कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्ति दी जा सकती है अगर वह अपने स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से ड्यूटी निभाने में असमर्थ हो। नौकरी के लिए फिट रहने के लिए जानकारी जो है वो हर महीने आयोजित होने वाली पुलिस सभा में सभी पुलिसकर्मियों को दी जाएगी कि फिटनेस उनकी नौकरी के लिए बेहद जरूरी है। एसएसपी और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर पुलिसकर्मी को फिट रहने के लिए जागरूक किया जाए और अगर कोई व्यक्ति अनफिट पाया जाता है तो उसे जबरन सेवानिवृत्ति दी जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज भी है पुलिसकर्मियों के लिए कि अगर आप मेंटली या फिजिकली खुद को एक्टिव रखते हैं तभी आप जॉब कर पाएंगे। और बिहार पुलिस मुख्यालय का यह फैसला निश्चित तौर पर बेहतर पुलिसिंग की दिशा में एक कारगर कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पुलिस मुख्यालय के फैसले पर बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। मृत्युंजय सिंह ने कहा है कि विभाग में कई ऐसी जगह है जहां पुलिस के लोग बैठकर काम तो कर सकते हैं, तो वैसे अनफिट जवानों को वहां पर काम कराया जा सकता है। सीधे नौकरी से हटाने से उनके सामने कई परेशानी हो सकती है। अगर कोई किसी भी रूम में काम करने में सक्षम नहीं है तो वैसे लोगों के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनकी जांच कराई जानी चाहिए। ऐसे पुलिस विभाग में कई ऐसे विंग है, विभाग है, ऑफिस में है कि जहां बैठ के भी कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है। कार्यों का कई क्षेत्र में अलग है पुलिसिंग है, लेकिन क्षेत्र के अलावा जो पुलिसिंग ऑफिस की है, रूम में बैठ के है, कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो भी कर सकते हैं। पुनः विचार इस पर पुलिस मुख्यालय को करना चाहिए। और एक्चुअल जो ऐसा लगता है कि काम करने में सक्षम नहीं है, वो अक्षम है और शारीरिक रूप से है, तो उन पर अपना मेडिकल बोर्ड करता है कि वो किसी रूप में काम करने में सक्षम है, तो वो अलग होता है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, जहां बिहार के डेटा एंट्री ऑपरेटर ने संविदा नियोजन की मांग को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और गर्दनीबाग में सभी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डेटा ऑपरेटर्स ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 25 साल से बहाल डेटा ऑपरेटर की सेवा सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा या किसी भी सुविधा से वंचित रखा गया है, जबकि पंचायत से लेकर सचिवालय तक सभी जगह डेटा ऑपरेटर योजना को सफल बना रहे हैं। सभी ने प्रदर्शन के दौरान मांग की है कि बिना शर्त, बिना परीक्षा लिए विभागीय संविदा नियोजन किया जाए और आउटसोर्सिंग से छुटकारा मिले। मांग पूरी न होने पर सरकारी कामों को ठप करने की भी चेतावनी दी है। आउटसोर्सिंग से बहाल डेटा एंट्री ऑपरेटर एक बार फिर से राजधानी पटना पहुंचकर सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी राज्य सरकार से वर्षों से ये लोग मांग कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग खत्म करके संविदा में इन लोगों को कन्वर्ट किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में चुनावी साल है और उम्मीदें भी हजार है। तो देखिए तमाम जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं किस प्रकार से हाथों में बैनर, पोस्टर लिए, डिमांड पत्र लेकर सरकार तक पहुंचे हैं कि हमारी आवाज सरकार सुने। जरा बातचीत करते हैं कि आखिर कोई आश्वासन मिला कि नहीं इस बार।
अभी तक तो सर शून्य है, अभी तक आश्वासन नहीं मिला है और हम लोग की जो मांग है उस पर बेल्ट वन प्रबंध निदेशक वर्ष 18 में स्पष्ट तौर पर सरकार के समक्ष रखे हैं कि जो उस समय में 8,000 हमारी संख्या थी उसमें 50 करोड़ की जो है राजस्व की क्षति हो रही थी और बेल्ट वन को भी पेनल्टी देना पड़ता था। उन्होंने मांग रखे थे कि इनको डायरेक्ट विभागीय भुगतान किया जाए, जैसे बीपीएससी जो जिला स्तर पर है, और इस तरह की सेवा बेल्ट वन भी बिहार विकास मिशन में दिए हैं ताकि इन लोगों को सीधे भुगतान होगा। और सरकार को अभी वर्तमान में हमारी संख्या 25,000 है, उसकी आप गणना करेंगे तो अरबों रुपया का जो है राजस्व जा रहा है। 25 साल से आप लोग बहाल हैं, क्या आउटसोर्सिंग को खत्म नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया, आज तक हमारे विषय में एक नियमावली नहीं हुई है। बिल्कुल रंग तो बिल्कुल लाना चाहिए। हम लोग अपने मांग के ऊपर डटे रहेंगे। आज हमने 1 दिवसीय धरना दिया है, अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया तो हम लोग फिर आगे जो है काम ठप भी करेंगे। अभी कुछ नेतागण आए हुए थे मगर अभी तक जो है बात कहीं धरातल पर नहीं उतर पाते। कोई आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं है। सरकार के द्वारा हम लोग को 25 वर्षों से ठगा जा रहा है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस माह के अंत तक हम लोग बैठक करके एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज करेंगे और सरकार का पूरा सिस्टम ठप करेंगे, रेवेन्यू सिस्टम डाउन होगा। हम डाटा एंट्री ऑपरेटर लोग पंचायत से लेकर के प्रखंड तक, सचिवालय तक कार्य कर रहे हैं। हमारी सेवा को जो है कि सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है और हम लोगों का शोषण कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को सेवा सुरक्षा दे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक साथ 17 पीडीएस दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की गई और सभी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साथ ही कई दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 1 फरवरी से ये पीडीएस दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पीडीएस दुकानदार गोदाम से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को सरकारी अनाज नहीं मिल पा रहा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी ने पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की है। राशन का वितरण भी नहीं हो रहा है और डिस्पैच, जब जो राशन गोडाउन से डिस्पैच हो रहा है उसको लेने से भी कई डीलर्स इनकार कर रहे हैं। ये बात सामने आई है कि कुछ प्रखंडों में जो डीलर्स सुचारू रूप से अपने दुकान का काम करना भी चाह रहे हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो उन पर दबाव बना रहे हैं। इस तरह के लगभग 15 लोगों को मेरे सातों जो प्रखंड हैं पश्चिमी अनुमंडल के अंतर्गत, उनका पता लगाया गया है और उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। कुछ के अनुज्ञप्तियां रद्द की जा रही हैं। कटिहार में अनुमंडल अस्पताल से लाखों की एंटी रेबीज चोरी होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मनिहारी अनुमंडल अस्पताल से दवा गायब करने वाले व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो कटिहार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एंटी रेबीज की दवा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लाखों की दवा की चोरी यहां हुई थी और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से यहां एक रैकेट काम कर रहा था। फार्मासिस्ट पर रैकेट चलाने का आरोप है। दरभंगा में दवा सप्लाई का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी ने यह बड़ा खुलासा किया है। मनोज कुमार फार्मासिस्ट जो हैं वो दवा के लाइन का माफिया है, स्मगलिंग का। कहाँ पोस्टिंग? अनुमंडल अस्पताल मनिहारी। हाँ। वो धीरेन्द्र प्रसाद हम हुए, वो हमको एक मोहरा की तरह यूज किए, हमको फंसाए हैं। ये दरभंगा दवा जाता है। दरभंगा में कोई है मनोज जी का? मनोज जी का चेला चपटिया लोग है, कन्हैया जो है गोपी, ये है करमपुल है। ये लोग अपना दवा यहाँ से कटिहार से सप्लाई करता है दरभंगा। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल अस्पताल से एंटी रेबीज दवा गायब होने के मामले में बड़ी पदाधिकारी अब चुप्पी साध ली है। बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऐसे बात आया है जिसमें अनुमंडल से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी की मिली भगत की बातें हैं। निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे जांच की बात तो किया जा रहा है, लेकिन जो जांच में भी कोई घालमेल की बात है, इसलिए बड़े पदाधिकारी अब इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए बेतिया से उत्तराखंड गए एक मजदूर की हत्या कर दी गई। मजदूर बेचू आलम का शव जैसे ही गांव में लाया गया, सन्नाटा पसर गया। मझौलिया के जोगटिया का रहने वाला बेचू आलम
उत्तराखंड के हल्द्वानी गया गांव के ही ठेकेदार रामजीत सिंह 2 साल पहले उसे अपने साथ ले गया था, लेकिन वहां जाने के बाद उसे बंधक बना लिया गया और आने नहीं दिया जाता था। मजदूरी का पैसा भी नहीं दिया जाता था। बेचू आलम के परिजनों ने ठेकेदार रामजीत सिंह और उनके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेचू आलम हल्द्वानी में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के काम में लगा था। और अब आपको मोतिहारी लिए चलते हैं, जहां मंच पर नेताओं के सोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक मंच पर मौजूद थे मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह समेत कई दिग्गज नेता। वहीं दूसरी ओर जिले के 2 कद्दावर नेताजी को नींद आ गई। फिर क्या, भरे मंच पर ही सैकड़ों लोगों के सामने बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार और गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी खराटे मारते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि पिपरा कोठी में किसानों का महाकुंभ लगा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये दोनों नेताजी मंच पर ही नींद ले रहे हैं। ये विषय 22 राज्यों में किया जाता है। इसके युद्ध का विषय नहीं है, ये विषय ज्ञान का है। ये विषय 22 राज्यों में किया जाता है। इसके दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीति काफी तेज हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे परजीवी पार्टी बता दिया और कहा कि जो भी कांग्रेस के साथ होता है उसका बंटाधार तय है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बिहार में आरजेडी को भी धीरे धीरे खत्म करने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ा हमला कांग्रेस पर किया गया है और लगातार अगर आप देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताया और कहा कि सहयोगियों के मुद्दे चुराकर वोट बैंक में सेंधमारी करती है कांग्रेस और कांग्रेस जातिवाद का जहर लोगों के बीच फैला रही है। आरजेडी की जमीन खाने में जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी। तो ये हमला पीएम मोदी का कांग्रेस पर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी बताया है और कहा है कि कांग्रेस से जिसने भी हाथ मिलाया उसका बंटाधार हुआ, जिस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले आरजेडी जाति की राजनीति कर रही थी और अब राहुल गांधी भी जातीय गणना पर ही सवाल उठाकर आरजेडी को मुश्किल में डाल रहे हैं। इस पार्टी से सटी वो पार्टी का हुआ बेड़ा गर्क। आप देख लीजिए बाकी पार्टियों का। आजकल तो तेजस्वी जी बिहार में खूब कहते हैं, तो मोदी जी ने क्या कहा, जात की पॉलिटिक्स वो करते हैं। आजकल जात का सेंसस का ड्रामा राहुल गांधी करते हैं। तो देश बदल रहा है, ये समझते नहीं है लोग। देश आज सुधार, विकास और सनातन के साथ चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और बीजेपी ने जो वादा किया है उम्मीद करनी चाहिए कि उस वादे को पूरा करेगी, सिर्फ जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। दिल्ली के बाद बिहार की बारी के सवाल पर कहा कि बिहार को भी समझना पड़ेगा। ये जनता मालिक है लोकतंत्र में और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है। दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा। एनडीए नेता दिल्ली के बाद बिहार की बारी का दावा कर रहे हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को भी समझना होगा। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। तो समझ रहे हैं, लोकसभा में नहीं समझे। बाय इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट भी जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज्यादा किसको है? अब बिहार की जनता पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव जनता, सब जानती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस अपनी नैतिक जीत इसी में देख रही है, उसने आपको हरा दिया।
चिराग पासवान ने कहा कि इंडी गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे का खात्मा करने के लिए काफी है। इस बात का होता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी मॉरल विक्ट्री इसी में देख रही है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को हरा दिया, भले खुद शून्य पर आ गई वो पार्टी। तो ऐसे में एक दूसरे को हराने के लिए ही तो इनको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरे का खात्मा करने के लिए ये तथाकथित इंडी अलायंस के जितने दल हैं वो आपस में ही काफी हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी भारतीयों को अमानवीय तरीके से भारत भेजने के मामले में कांग्रेस काफी ज्यादा आक्रामक है और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। पटना में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी की। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करने के लिए पटना की सड़कों पर निकले थे। दरअसल आपको बता दें कि नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद से ही अमेरिका से जो गलत तरीके से अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा गया है और इसी को लेकर राजनीति हो रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस प्लेन की जिस प्लेन के जरिए अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस यहाँ भेजा गया है और इसे कांग्रेस मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि अमानवीय तरीके से भारतीयों को वापस भेजा गया है, ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है। एक बाथरूम था वो मानवीयता को कुचल के रख दिया और मोदी सरकार उस पर मौन है। मोदी सरकार का क्यों नहीं निकल रहा है? मोदी प्रशासन और ट्रंप प्रशासन मिलजुल के भारतीयों का अपमान कर रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनाक्रोश रैली निकाल के और भारतीयों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। पटना में पंजाब नेशनल बैंक ने 2 दिवसीय होम लोन एक्सपो का आयोजन किया है और एक्सपो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेयर सीता साहू ने भी इसका निरीक्षण किया। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने बताया है कि लोगों के घर के सपने को पूरा करने के लिए देश भर में इस तरह के एक्सपो किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय होम लोन एक्सपो का आयोजन राजधानी पटना में किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से यह आयोजन किया गया जिसमें लोगों को बड़ी संख्या में जानकारी दी जा रही है और इस एक्सपो में पटना के भी लोग पहुंच रहे हैं। 2 दिनों तक ये होम लोन एक्सपो चलने वाला है जिसमें लोगों को घर खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाए, अच्छे तरीके से और सही तरीके से लोन उपलब्ध हो सके, इसकी पूरी जानकारी बैंक की तरफ से लोगों को दी जा रही है। पटना की मेयर सीता साहू भी इस एक्सपो में पहुंची थी जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने इस पूरे एक्सपो का जायजा लिया, निरीक्षण किया और जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों की तरफ से भी जानकारी ली जा रही है। तो पंजाब बैंक की तरफ से ये आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक ये एक्सपो चलने वाला है जिसमें होम लोन से जुड़ी पूरी जानकारी लोगों को दी जाएगी। लोगों का सपना पूरा हो, ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से उद्देश्य रखा गया है कि हर कोई अपना घर खरीद सके और उसकी खरीदारी में कोई दिक्कत ना हो, लोन आसानी से लोगों तक पहुंच जाए, उपलब्ध हो जाए, इसके लिए ये एक्सपो लगाया गया है। तो पटना में 2 दिनों तक ये एक्सपो चलने वाला है जिसमें बड़ी संख्या में पटना के लोग पहुंच भी रहे हैं। मेयर सीता साहू भी आज पहुंची थी जिन्होंने इस पूरे एक्सपो का जायजा लिया, बातचीत कर बैंक के अधिकारियों से इसकी पूरी जानकारी ली, किस तरीके से लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और कैसे लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि हर किसी का सपना है अपना घर होना, उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। वो तो बहुत ही अभूतपूर्व जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है पिछले 2 दिनों में, वास्तव में ये हम लोग का जितना हमने आशा किया था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के। कैसा है? पंजाब नेशनल बैंक का तरफ से हम एक संगम करने के लिए कोशिश किए हैं। जो बिल्डर जो घर बनाते हैं, जो कस्टमर हमारा जिनको घर चाहिए अपना सपना को पूरा करने के लिए, हम बीच में बैंक है जो उसको फाइनेंस करने के लिए तैयार बैठे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।